नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बच गया चुनावी बिगुल, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। मिजोरम में 7, छत्तीसगढ़ में 7 और 17, मध्य प्रदेश में भी 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। विश्वकर्मा योजना को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक, कई बड़े नेता मौजूद। बिहार के बाद कांग्रेस पार्टी का ओबीसी कार्ड, राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। कांग्रेस शासित 4 राज्यों में जातीय जनगणना कराएगी कांग्रेस। संजय सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे ललन सिंह, कहा जेडीयू आम आदमी पार्टी के साथ। कल संजय सिंह को लेकर दिल्ली की कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। नगर निगम भर्ती घोटाले में एक्शन तेज, ममता सरकार में मंत्रियों के बाद बीजेपी एमएलए पार्थ सारथी चटर्जी के घर पर सीबीआई रेड। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात 2024 चुनाव से पहले सबसे बड़े संग्राम की। इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उसकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। जी हां, चुनावी बिगुल बज चुका है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले फेज और 17 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 5 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। आज 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया। कितना दिलचस्प होने जा रहा है इस बार का चुनाव? देखिए, दिलचस्प तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही टफ चुनाव होने वाले हैं। खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार राजस्थान बीजेपी हारी, मध्य प्रदेश हारी और छत्तीसगढ़ हारी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तीनों ही राज्यों में। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी टूटी, सिंधिया साहब आ गए इधर भारतीय जनता पार्टी में, तो वापस सरकार बन गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी थी। अब इस बार क्या होगा? जो वर्तमान स्थिति है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में भी बहुत कांटे की टक्कर है, और राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बवाल ना मचे तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जीत सकती है। तेलंगाना में केसीआर को लेकर के एक अजीबोगरीब उसको फटीग सा हो जाता है। जब बहुत दिनों से एक ही सरकार रहती तो धीरे धीरे लोग थक जाते हैं, उब जाते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है 2024 के मद्देनज़र, वो ये 3 राज्य हैं। यहाँ बीजेपी की स्ट्रेटजी इस बात को तय करेगी कि वहाँ का रिजल्ट क्या होने वाला है, वहाँ का नतीजा क्या होने वाला है। लेकिन अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं हाल फिलहाल में असेंबलीज के, ये सबसे टफ और सबसे कॉम्पिटिटिव चुनाव होने वाला है। बिल्कुल। तो चुनाव की तारीख आ गई है और बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में भी नजर आ रही है। अगली खबर में बात ओबीसी समाज को साधने के लिए बीजेपी के मेगा प्लान की। आज पीएम मोदी ने बीजेपी ओबीसी मोर्चे के नेताओं की अहम बैठक बुलाई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना विश्वकर्मा योजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। ओबीसी मोर्चे के नेताओं को अमित शाह ने खुद विश्वकर्मा योजना से मिलने वाले फायदे को गिनवाया और इसे सभी लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही है। ओबीसी को लेकर बीजेपी का क्या कुछ मेगा प्लान है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी के लिए कोई मेगा प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी कार्ड खेल रही है। कई सारे ओबीसी लीडर्स ऑलरेडी मैदान में कूदे हुए हैं। आप ये जो इंडिया अलायंस है, इसके अंदर आप देखिए, ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो सब ओबीसी लीडर्स हैं। उसके क्या कर लिया भाई आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। ओबीसी का राज रहा मुलायम सिंह के तहत उत्तर प्रदेश में। ओबीसी का राज 30 साल से चल रहा है बिहार के अंदर में। लेकिन
कितनी ओबीसी पार्टियां, जातियां इन पार्टीज के साथ है। आप आरजेडी को ले लें, यादव के अलावा कोई ओबीसी कास्ट उसके साथ है क्या? मुलायम सिंह यादव को ले लें, यादव के अलावा कोई उनके साथ है क्या? नीतीश कुमार बहुत बड़े ओबीसी लीडर बनते हैं, उनके साथ कुर्मियों के अलावा कोई है क्या? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ओरिजिनली ओबीसी की पार्टी है, और प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा ओबीसी लीडर हिंदुस्तान में कोई हुआ क्या? तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये तो बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। जो विश्वकर्मा योजना है, 1 लाख रुपए लोन के रूप में दिया जाएगा लोगों को। किन लोगों को? ये ओबीसी कास्ट ही तो हैं, बड़ी हो, लोहार हो, सुनार हो, कुम्हार हो, ये सारे लोग। ये योजना बहुत ही जांच परख करके बनाई गई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने योजना बनाई है तो ये 100% बिना किसी बिचौलिए के वो लोगों के बैंक में वो लोन पहुंचेगा। ये इंश्योर करने के लिए ही मीटिंग बुलाई गई है कि ताकि लोग फर्क कर सके, एक वो जो ओबीसी का माला जपते हैं, और एक वो जो ओबीसी के लिए काम करते हैं। जी, तो पीएम मोदी ने ओबीसी पर जवाब दे दिया है। बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से है। तो वहीं आज राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी दांव चल दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की आज 4 घंटे तक जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई। कांग्रेस की कार्य समिति ने एक निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी निर्णय लिया है कि वो भी अपने राज्यों में जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी का ये ऐलान चुनाव को देखते हुए मास्टर स्ट्रोक है या बहुत बड़ी गलती हो गई है? देखिए, मुझे तो राहुल गांधी पे हंसी भी आती है। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 गुफअप किए बगैर वो रहते नहीं है। बोलते बोलते वो बोल गए कि छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही है। तब लोगों ने बताया कि भाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो नहीं, कहने का मतलब आप ये समझिए, जो व्यक्ति एब्सेंट माइंडेड हो, क्या बोल दिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई हमने बहुत बड़ा फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये मालूम होना चाहिए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। एक पत्रकार ने पूछ दिया कि सेंसस तो करवा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो ये आदमी ये कहता है कि उसके बारे में भी हमने नहीं सोचा है। मतलब आग लगा दो, उसके बाद क्या करेंगे वो नहीं मालूम। ये आग शहर को जलाएगा, जंगल को जलाएगा, देश को जला देगा या पूरी दुनिया को जला देगा, उससे इस व्यक्ति को मतलब नहीं है। अब राजनीतिक नोविसेस, जो कहते हैं लिलिपुट्स, राजनीति के क्षेत्र में इतने आ गए हैं कि आप ओबीसी कर रहे हो। एक और लोगों ने पूछ दिया कि भाई आपके बगल में बैठे हुए सिद्धरमैया साहब हैं, कर्नाटक में तो ओबीसी ये जाति जनगणना तो हो गई है, 5 साल से रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तो राहुल गांधी के पास माइक था, तुरंत हटा दिया। भाई कमिटमेंट है तो आपको कहना चाहिए था कि 1 घंटे के अंदर में रिलीज होगा। हम इस बात की जानकारी नहीं थी। तो सारी बातें आप खुद करोगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी इतने अनप्रिपेयर्ड तरीके से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। और आप ओबीसी करो, आपकी कांग्रेस पार्टी के ही लीडर्स राजस्थान के अंदर जो है वो विरोध में खड़े हो गए कि क्या ये बकवास चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि भाई ओबीसी कार्ड कोई कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा देने वाला है। इतना ज़रूर है कि जो कुछ भी अपर कास्ट जो इनके साथ बचे हुए हैं वो सब भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वापस बीजेपी में चले जाए। जी, अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें संजय सिंह की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। कल संजय सिंह को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, पर उससे पहले संजय सिंह के घर में विपक्ष के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह संजय सिंह के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, संजय सिंह की पत्नी का हालचाल जाना। लल्लन सिंह ने कहा कि संजय सिंह के पूरे परिवार को जेडीयू का पूरा
का पूरा समर्थन है। ये जेडीयू किसे समर्थन कर रही है, संजय सिंह के परिवार को या भ्रष्टाचार को? देखिए, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह किसी स्वतंत्रता संग्राम में अंदर गया है। चोर उचक्कों के साथ जाना ये नीतीश कुमार, ललन सिंह की आदत हो गई है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उसके जो है पैरोकार बन गए नीतीश कुमार। कम से कम थोड़ा इंतजार कर लो भाई, कल ही सुनवाई है, जज साहब ने भेजा है। ये सब राजनीति करेंगे? चोर उचक्कों के साथ खड़ा होना ये राजनीति है। बिहार इसलिए गर्त में गया है इसी तरह के नेताओं की वजह से। जाने से पहले एक बार जज नागपाल ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश में क्या लिखा उसको तो पढ़ लिए होते। जज साहब ने लिखा कि बड़ा ही रीजनेबल है, जस्टिफाइड है। आप कोर्ट के फैसले पर जेल चला गया, कोर्ट के फैसले के ऊपर आप वहां चले गए हाथों मचाने के लिए। तो राजनीतिक पतन इस कदर से नीतीश कुमार का ललन सिंह के द्वारा किया जाएगा। भाई ललन सिंह कौन है, क्या है? नीतीश कुमार नहीं, ललन सिंह को पता नहीं कहां रहेंगे नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि भाई लोग यही कहेंगे भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए नीतीश कुमार। आप ये समझ में नहीं आ रहा है, चारा घोटालों वालों के साथ गठबंधन बनाते बनाते ये हालत हो गया। अब दारू घोटाला वाले के साथ जो है, कम से कम ये भी तो सोचा होता कि भाई ये बिहार में नीतीश कुमार दारू पे जो है पूर्ण विराम लगा करके रखे हुए हैं, उन लोगों के साथ खड़े जो एक के साथ एक फ्री दे रहा था। माने राजनीतिक वैचारिक दरिद्रता इस कदर होगी इन लोगों की, ये तरस आता है इन लोगों के ऊपर और बिहार की जनता के ऊपर कि कैसे कैसे लिलीपुटियंस को जो है आप चुन करके जो है सिर पर बिठा लेते हो। जी, आज की आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले की, जिसमें सीबीआई जबरदस्त एक्शन में है। सीबीआई ने आज बीजेपी विधायक पार्थ सारथी चटर्जी के घर समेत 6 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ सारथी बंगाल की रानाघाट विधानसभा सीट से विधायक है। इससे पहले रविवार को सीबीआई की टीम ने ममता सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घरों में छापेमारी की थी। लगातार सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। किसकी मुसीबत बढ़ने वाली है? देखिए, एक बात तो तय है, छापेमारी किसके यहां हो रही है? घोटाला सेम, छापेमारी हो रही है बीजेपी के विधायक के घर। तो ये आरोप जो लगाना कि भाई बीजेपी वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, भाई पकड़े जाएंगे, चोरी में शामिल होंगे, कार्रवाई होगी। अब ये तो एक अपने आप में प्रमाण है ना। ये सारे लोग कह रहे कि सिर्फ विपक्षियों को पकड़ा जाता है, वो दलील तो खत्म हो गई। भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके अगर आप कोई घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो कह सकती कि देखिए हमारा एमएलए फंसा हुआ था इसमें, हमने उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। तो ये अपने आप में बताता है प्रधानमंत्री मोदी का इंटेंशन, जब उन्होंने लाल किले से ये कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये 3 बीमारी से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। और ये जो केस नजर आ रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने वादे के कितने अटल हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।